हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची नगर निगम का अहम फैसला, बड़े बकायेदारों के बैंक खाते होंगे फ्रीज, जारी होंगे बॉडी वारंट। रांची नगर निगम ने शहर के बड़े कर बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शनिवार को अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में साफ कहा गया कि अब राजस्व वसूली में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की होगी। अपर प्रशासक ने निर्देश दिया कि निगम की वित्तीय मजबूती और बेहतर नागरिक सुविधाओं के लिए कर वसूली सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि अगर बकायेदारों ने जल्द भुगतान नहीं किया तो उनके बैंक खाते फ्रीज किए जाएंगे और बॉडी वारंट जारी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत बड़े बकायेदारों पर कठोर कार्रवाई होगी। बार बार नोटिस के बाद भी भुगतान न करने वाले को 48 घंटे के भीतर अंतिम नोटिस दिया जाएगा। बीआईटी लालपुर, कुमार गर्ल्स हॉस्टल, मदन सेन अंबिका एंड कंपनी, त्रिवेणी राम, निशा शर्मा, शांति देवी, सोनामती देवी, डीएसए प्रोजेक्ट राजेश कुमार, वाल्मीकि समेत अन्य बकायेदारों को विशेष नोटिस भेजकर उनके खाते फ्रीज करने की तैयारी में है। निगम की सेवाएं जैसे जलापूर्ति, कूड़ा उठाव, प्रकाश व्यवस्था बकाया राशि जमा होने तक बंद कर दी जाएगी। सभी कर संग्रहताओं को एक सप्ताह के भीतर अपना लक्ष्य पूरा करना होगा। वसूली प्रक्रिया में ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल मॉनिटरिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रतिदिन की वसूली रिपोर्ट अपर प्रशासक को सौंपी जाएगी। अपर प्रशासक ने कहा कि अगर कोई बकायेदार अपना पक्ष रखना चाहता है तो वह आगामी मंगलवार तक निगम न्यायालय में वैधानिक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकता है। इसके बाद भी भुगतान न करने पर सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। जेएलकेएम ने निशा भगत को पार्टी से बाहर निकाला। जेएलकेएम ने गुमला से अपनी पूर्व प्रत्याशी निशा भगत को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा कुर्मी समुदाय के संबंध में दिए गए असत्य, भ्रामक और अनुचित बयानों के चलते दी गई है। पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि निशा भगत के वक्तव्य पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और अनुशासन के प्रतिकूल है तथा इससे पार्टी की छवि को गंभीर क्षति पहुंचती है। बयान के अनुसार उनका यह आचरण समाज में विभाजनकारी वातावरण उत्पन्न करता है जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनुशासन समिति की संस्तुति पर पार्टी ने उन्हें न केवल सभी पदों और जिम्मेदारियों से मुक्त किया है बल्कि आगामी 6 वर्षों तक किसी भी पार्टी गतिविधि, पद या दायित्व में भागीदारी पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया गया है। गौरतलब है कि निशा भगत गुमला विधानसभा सीट से जेएलकेएम की उम्मीदवार रह चुकी है और पार्टी में एक सक्रिय चेहरा मानी जाती थी। हालांकि हाल ही में दिए गए उनके बयानों पर सोशल मीडिया और समुदाय में विरोध देखने को मिला था। रांची में एचईसी कॉलोनी में चला प्रशासन का बुलडोजर, 50 से 60 अवैध मकान ध्वस्त। राजधानी रांची की एचईसी कॉलोनी में शनिवार की सुबह प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एचईसी चेक पोस्ट से लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल तक का इलाका बुलडोजर की गर्जना से गूंज उठा। करीब 50 से 60 अवैध मकान व पक्के निर्माण धराशायी कर दिए गए। सुबह होते इलाके में हलचल मच गई जब 2 जेसीबी मशीनों के साथ नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम जगन्नाथपुर थाना के पास पहुंची। अभियान की कमान मजिस्ट्रेट नितिन गुप्ता ने संभाली। वहीं जगन्नाथ थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल और निगम के जवान मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा घेरे में कार्रवाई इतनी सख्ती से हुई कि किसी को विरोध का मौका तक नहीं मिला। प्रशासन ने साफ कहा कि बार बार नोटिस देने के बावजूद लोग अतिक्रमण खाली नहीं कर रहे थे। अब इस तरह के अवैध कब्जे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं होंगे। अधिकारियों ने संकेत दिया कि यह अभियान आगे और तेजी से जारी रहेगा और एचईसी कॉलोनी ही नहीं बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। मकान टूटने के बाद कई प्रभावित परिवार हताश और गुस्से में दिखे। उनका कहना था कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने पलटकर 2 टूक कहा, नियम तोड़ने वालों को अब कोई राहत नहीं मिलेगी। डुमरी विधायक जयराम महतो की तबीयत हुई खराब, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द। डुमरी विधायक जयराम महतो की तबीयत अचानक खराब हो गई। भाग दौड़ और लगातार कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत हुई है, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें 5 दिनों के पूर्ण आराम की सलाह दी है। विधायक जयराम महतो ने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से इस जानकारी को साझा करते हुए लिखा, कल शाम अचानक तबीयत खराब होने के कारण मैं आश्वस्त हूँ। डॉक्टर ने 5 दिन आराम की सलाह दी है।
आपके प्यार और आशीर्वाद से फिलहाल ठीक हूँ, लेकिन अगले 4-5 दिन किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा। सभी कार्यक्रम रद्द रहेंगे। जहां भी कोई समस्या हो पार्टी के जिला अध्यक्ष या प्रत्याशी से संपर्क करें। आज सुविधा के लिए खेद है, संघर्ष जारी है। उनकी इस घोषणा के बाद तय सभी जनसभाओं, कार्यक्रमों और सार्वजनिक मुलाकातों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विधायक के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। विधायक की ओर से बताया गया कि आपात या आवश्यक मामलों में पार्टी के जिला अध्यक्ष या स्थानीय प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सकता है। रांची में जमीन विवाद के बाद भिड़े 2 गुट, कार में लगाई आग। राजधानी रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मारपीट हुई और फिर एक वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया, लेकिन इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित होटवासी स्थित एक जमीन पर मालिकाना हक और कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बीच एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के सत्यम श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति के बड़े वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। इस मारपीट और आगजनी की सूचना पर हटिया डीएसपी पीके मिश्रा, विधानसभा थाना प्रभारी सहित कई जवान मौके पर पहुंचे और हालात को काबू किया। हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने बताया कि सत्यम श्रीवास्तव और भीम सिंह सहित कुछ अन्य लोगों का एक जमीन को लेकर पुराना विवाद है। जमीन पर कब्जे को लेकर ही दोनों गुटों में झड़प हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही। जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं झड़प को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि होटवासी स्थित जमीन पर दोनों ही पक्ष कई सालों से अपना अपना दावा बताते हैं। इसी बीच शनिवार दोपहर के बाद जमीन पर कब्जे को लेकर ही दोनों गुट आपस में भिड़ गए। इस मारपीट के दौरान ही भीड़ में शामिल कुछ लोगों के द्वारा एक पक्ष के वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। जिस समय वाहन को आग के हवाले किया गया, मौके पर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते वाहन पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गया। 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों ही पक्षों के द्वारा थाना में एफआईआर की तैयारी की जा रही। वहीं हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आगजनी और मारपीट के आरोपियों की पहचान की जा रही। धनबाद खदान हादसे में वैन में सवार सभी 6 लोगों की मौत। एनडीआरएफ ने निकाले 300। बीसीसीएल एरिया 4 के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग खदान में शुक्रवार को हुए भीषण हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। खदान में पत्थरों के स्खलन के बाद एक सर्विस वैन सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गई थी। वैन में सवार सभी 6 मजदूरों में से 3 के शव शुक्रवार को निकाले गए थे, जबकि शनिवार को एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 और शव खदान से बाहर निकाला। एक शव पत्थरों के बीच फंसा था, जबकि एक अन्य गहरे पानी में मिला। एनडीआरएफ कंपनी कमांडर कौशल कुमार ने बताया कि कल से कुछ शव बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू टीम ने रिकवर कर लिया था। शनिवार को बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू टीम और एनडीआरएफ के ज्वाइंट रेस्क्यू में 3 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। इलाके में सर्च किया जा रहा, जिसमें से कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि माइंस एरिया होने के कारण कठिनाई थी, लेकिन हमारे लिए यह चुनौती थी। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त भी हल्की स्लाइडिंग हो रही थी। बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू टीम का हौसला भी काफ़ी अच्छा था। हादसे में मारे गए मजदूर अमन के शव को शुक्रवार को रेस्क्यू के बाद निकाला गया था। पोस्टमार्टम के बाद परिजन और ग्रामीण शव लेकर अंबे आउटसोर्सिंग के कार्यालय पहुंचे और मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और मृतकों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे की मांग की। मृतक अमन के भाई पृथ्वी सिंह ने बताया कि अमन खदान में मैकेनिक सुपरवाइजर के रूप में काम करते थे। शुक्रवार को काम खत्म कर सर्विस वैन से लौटते समय उनकी वैन खाई में गिर गई। पृथ्वी ने कहा कि अमन की 2 छोटी बेटियां हैं, जिनके लालन पालन के लिए आउटसोर्सिंग प्रबंधन को उचित व्यवस्था और मुआवजा देना होगा। उन्होंने कहा कि अपने भाई के लिए न्याय की मांग की है। दुर्गा पूजा से पहले फ्लाईओवर और सड़कों के मरम्मत कार्य में तेजी लाएं, उपायुक्त का निर्देश। रांची जिला प्रशासन ने शनिवार को दुर्गा पूजा को लेकर बैठक की। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजयंत्री की अध्यक्षता में पथ निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में शहर की सड़कों और फ्लाईओवर की मरम्मत के काम में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान लाखों श्रद्धालु रांची आते हैं, ऐसे में यातायात सुचारू रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर में मरम्मत और कनेक्टिविटी रोड का काम मिशन मोड में किया जाए और समय से पहले पूरा किया जाए। उपायुक्त ने विशेष तौर पर जोर दिया कि पंडालों, मंदिरों और मुख्य बाजारों से जुड़ी सड़कों का काम सबसे पहले निपटाया जाए,
ताकि पूजा के दौरान ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके। साथ ही निर्माण कार्य जारी रहने के दौरान आम जनता को कम से कम असुविधा हो, इस पर भी ध्यान देने को कहा गया। श्री मंजुनाथ भजंत्री ने शहरवासियों से अपील की कि वे इस विकास कार्यों में सहयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा झारखंड की सांस्कृतिक पहचान है, इसलिए इस मौके पर शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाना भी सभी की जिम्मेदारी है। आईएएस विनय चौबे को किया जाएगा रिम्स शिफ्ट, स्वास्थ्य कारणों से लिया गया निर्णय। सेवायत जमीन घोटाले से जुड़े केस में आरोपी राज्य के सस्पेंड हो चुके आईएएस अधिकारी विनय चौबे के 4 दिनों तक पूछताछ करने के बाद एसीबी ने उन्हें शनिवार को हजारीबाग सिविल कोर्ट स्थित एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश किया। शनिवार को एसीबी की ओर से रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट से आग्रह नहीं किया गया, जिसके बाद रिमांड पूरी होने के बाद वापस न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायिक हिरासत के दौरान जेल के डॉक्टरों की टीम के द्वारा विनय चौबे के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल मैनुअल के तहत रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। घाटशिला उपचुनाव के सुगबुगाहट के बीच बहरागोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कार्यकर्ताओं संघ की बैठक। झारखंड के दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला में उपचुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग को आगामी 6 महीने में घाटशिला में उपचुनाव संपन्न कराना है। ऐसे में घाटशिला में होने वाले उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण की तिथि भी तय कर दी गई है। कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही घाटशिला में उपचुनाव संपन्न करा दिया जाएगा। ऐसे में घाटशिला में तेज हो चुके उपचुनाव के सुगबुगाहट के बीच शनिवार दोपहर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ पूर्वी सिंहभूम जिले बहरागोड़ा प्रखंड स्थित वन विभाग के विश्रामगढ़ पहुंचे। दरअसल कोलकाता से सड़क मार्ग के रास्ते रांची जाने के क्रम में मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ बहरागोड़ा स्थित वन विभाग के विश्रामगढ़ पहुंचे। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। साथ ही बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती सहित झामुमो के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन विभाग के गेस्ट हाउस में बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करीब आधे घंटे तक बैठकें की। वज्रपात से हुई मौत, जिंदा होने की आस में परिजन ने शव को गोबर में रखा। लातेहार जिला के महुआ टांड थाना क्षेत्र में शनिवार को वज्रपात की चपेट में आने से राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ यादव की मौत हो गई। चिकित्सकों ने जांच के बाद रामनाथ यादव को मृत घोषित कर दिया। इस बीच अंधविश्वास में आकर परिजन ने उनके वापस जिंदा होने की आस में उनके शव को 4 घंटे से अधिक गोबर में सुलाकर रखा। हालांकि बाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद ग्रामीण ने शव को गोबर से बाहर निकाला। रविवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया गया। दरअसल रामनाथ यादव महुआ टांड के रामपुर गांव के रहने वाले थे। उनकी पहचान एक अच्छे पशुपालक के रूप में हुई थी। शनिवार को वह अपनी पत्नी शोभा देवी तथा मवेशी की रखवाली करने वाले चरवाहे के साथ पशुओं को चराने गए थे। इसी बीच अचानक मौसम खराब हुई और बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए रामनाथ यादव, उनकी पत्नी और चरवाहा एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। इसी दौरान अचानक वज्रपात हो गई, जिसकी चपेट में रामनाथ यादव, उनकी पत्नी और चरवाहा आ गए। तीनों को स्थानीय लोगों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने रामनाथ यादव को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी पत्नी शोभा देवी और चरवाहा का इलाज अस्पताल में किया गया, जहां दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। शीतल ओहदार ने कहा, कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया तो होगी आर्थिक नाकेबंदी। टोटेमिक कुर्मी महतो समाज के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुर्मियों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के अगुवा शीतल ओहदार ने की। इसमें पश्चिम बंगाल के केंद्रीय अध्यक्ष राजेश महतो और उड़ीसा आदिवासी कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष दिव्य सिंह महता समेत हजारों महिला पुरुष शामिल हुए। धरना प्रदर्शन में कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता देने की मांग उठाई गई। शीतल ओहदार ने संबोधन में कहा, कुर्मियों के साथ पिछले 75 साल से अन्याय हो रहा। 6 सितंबर 1950 को कॉरपोरेट घरानों के दबाव में हमें जनजातीय अधिकार से वंचित कर पिछड़ी जाति की श्रेणी में डाल दिया गया, जबकि 1901 और 1911 की जनगणना में कुर्मी एबोरिजिनल ट्राइब, 1921 में
एनिमिस्ट ट्राइब और 1931 में प्रिमिटिव ट्राइब की श्रेणी में थे। आज़ादी के बाद अचानक हमें सूची से बाहर कर दिया गया क्योंकि हमारे इलाकों की जमीन खनिज संपदा से भरपूर है और उस पर पूंजीपतियों की नज़र है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू नहीं की तो झारखंड में व्यापक चक्का जाम कर खनिज अयस्कों की आपूर्ति रोक दी जाएगी। नशे के सौदागरों के खिलाफ चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ब्राउन शुगर की तस्करी करते 4 धराए। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के सौदागरों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ब्राउन शुगर के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने तस्करों की निशानदेही पर 253 ग्राम ब्राउन शुगर और 9,99,500 रुपये नकद बरामद किए हैं। बरामद ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही। इसके अलावा पुलिस ने तस्करों के पास से 2 कार भी जब्त की है। इसकी पुष्टि चतरा एसपी सुमित अग्रवाल ने की है। तस्करों की गिरफ्तारी गिद्धौर थाना क्षेत्र के रमतुंडा फुटबॉल मैदान से हुई है, जहां सभी तस्कर नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री की योजना बना रहे थे। चतरा पुलिस की इस कार्रवाई से मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों में हड़कंप मच गया है। चतरा एसपी सुमित अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि रमतुंडा फुटबॉल मैदान में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री होने वाली है। इस सूचना के आधार पर गिद्धौर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और 4 तस्करों को मौके से धर दबोचा। मां ने 50,000 में कर दिया अपने बेटे का सौदा। पलामू में एक मां ने अपने बेटे को 50,000 रुपये में बेच दिया। बच्चे का जन्म रक्षाबंधन के दिन हुआ था और उसे कुछ दिनों बाद बेच दिया गया। इस पूरी घटना में पलामू के बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लिया और जांच शुरू की। पूरे मामले में एक बिचौलिया का भी नाम सामने आया है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही। दरअसल पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के पिंकी देवी नामक महिला के पहले से 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 9 अगस्त को पिंकी देवी ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म देने के बाद पिंकी देवी ने गांव के बगल रहकर रहने वाले एक व्यक्ति के माध्यम से लातेहार में बच्चे को बेच दिया। पिंकी देवी बताती है कि वह बेहद ही गरीब है, न रहने का ठिकाना है न खाने का ठिकाना। वह बीमार भी है और उनका इलाज चल रहा। यही कारण है कि उन्होंने बच्चे को बेच दिया। इस पूरी घटना की जानकारी पलामू बाल कल्याण समिति को मिली, जिसके बाद बाल कल्याण समिति की एक टीम लेस्लीगंज के लौटवा गई और पूरे मामले में जांच की। जांच के बाद कई बिंदुओं पर जानकारी मिली, जिसके बाद बाल कल्याण समिति बच्चे को रिकवर करने के लिए कदम उठा रही है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो व भाजपा आमने सामने। उम्मीदवारों को लेकर अटकलें तेज। झारखंड में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद से यह सीट खाली हुई थी और नियम अनुसार 6 महीने के भीतर यहां उपचुनाव होना तय है। झामुमो की ओर से चर्चा है कि पार्टी दिवंगत नेता के बड़े बेटे सोमेश सोरेन या उनकी पत्नी को मैदान में उतार सकती है। वहीं भाजपा एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे को टिकट देने पर विचार कर रही। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अपने पुराने मुद्दे हैं, जिन पर चुनावी जंग लड़ी जाएगी। अलग जिला बनने की मांग, बंद खदानों को फिर से चालू कराना और किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा प्रमुख एजेंडे बने हुए हैं। इस क्षेत्र में घाटशिला, धालभूमगढ़, मूसाबनी और गुड़ा बांदा का आधा हिस्सा शामिल है। उत्तर में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में उड़ीसा की सीमा होने से यह इलाका रणनीतिक रूप से भी अहम माना जाता है। कोडरमा में रेलवे स्टेशन का फुट ओवरब्रिज हटाने के दौरान लापरवाही, मालगाड़ी पर गिरा हिस्सा। रेलवे की एक गंभीर लापरवाही कोडरमा रेलवे स्टेशन पर दिखी है। यहां पुराने फुट ओवरब्रिज को हटाने के दौरान ब्रिज का एक हिस्सा काटते समय ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर को नुकसान पहुंचा। इस दौरान लोहे का हिस्सा नीचे खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे पर जा गिरा। इस घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित बिल्डिंग के उद्घाटन की तैयारियां चल रही। इसी कड़ी में जर्जर हो चुके लोहे के पुल ओवरब्रिज को हटाने का काम किया जा रहा था। कार्य के दौरान क्रेन में तकनीकी खराबी के कारण ब्रिज का हिस्सा OHE वायर से टकराया और मालगाड़ी के डिब्बे पर जा गिरा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन नीचे काम कर रहे मजदूरों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था। हैरानी की बात यह रही कि घटना के समय रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे, फिर भी सुरक्षा नियमों की जमकर अनदेखी की गई। मजदूरों को बिना हेलमेट, ग्लव्स या अन्य सुरक्षा उपकरणों को जोखिम भरा काम करने के लिए मजबूर किया गया। यह लापरवाही रेलवे के कार्यों में सुरक्षा मानकों की कमी को उजागर करती है।
चतरा में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों की टक्कर में 3 की मौत। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में तलासा स्कूल के समीप शुक्रवार की देर रात भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर के कारण यह दर्दनाक घटना घटी। मृतकों में से एक की पहचान गोवा खुर्द गांव निवासी वीरेंद्र उर्फ बिल्ला गंजू के रूप में हुई है, जो एक बस के कंडक्टर का काम करता था। पिकेट थाना प्रभारी राहुल दुबे ने बताया कि हादसा तलासा स्कूल के पास हुआ है, जहां 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वीरेंद्र की मौत की खबर सुनकर गोवा खुर्द गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों के मुताबिक वीरेंद्र एक मिलनसार और मेहनती व्यक्ति था, जिसकी अचानक मृत्यु ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। हादसे की खबर फैलते स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए तफ्तीश तेज कर दी है। रांची ट्रैफिक पुलिस बुनियादी सुविधाओं से वंचित मजबूरी में अस्थायी टेंट के सहारे ड्यूटी कर रहे हैं। राजधानी रांची की सड़कों पर दिन रात ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी खुद ही बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं। हरमू रोड, गाड़ी खाना चौक, ATI मोड़ और शहर के कई अन्य प्रमुख स्थानों पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी के पास अस्थायी ट्रैफिक बूथ तक उपलब्ध नहीं है। तेज धूप हो या लगातार होने वाली बारिश, पुलिसकर्मी खुले आसमान तले खड़े रहकर ड्यूटी करने को मजबूर है। कई जगहों पर उन्होंने खुद ही प्लास्टिक और कपड़े का अस्थायी टेंट बनाकर ट्रैफिक संभालने की व्यवस्था की है, लेकिन इन टेंटों की हालत इतनी खराब है कि बारिश के दौरान पानी टपकने लगता है और वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे गंभीर समस्या महिला पुलिसकर्मी के लिए है। जहां ट्रैफिक बूथ बने हुए हैं, वहां भी शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। मजबूरी में उन्हें आसपास के होटल या किसी इमारतों का सहारा लेना पड़ता है। यह स्थिति उनके लिए बेहद असुविधा और अपमानजनक माना जा रहा है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि अस्थायी ट्रैफिक बूथ बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही, इसके लिए आवेदन भी किया गया है, लेकिन अब तक केवल प्रोसेस में है कहकर मामला टाल दिया जा रहा। उन्हें इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही कि कब तक यह काम पूरा होगा। रांची को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना कागजों पर तेजी से आगे बढ़ रही, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश करती है। जिस विभाग पर पूरे शहर की यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उसी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखना बड़े सवाल खड़ा करता है। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में परीक्षा और परिणाम व्यवस्था चरमराई, छात्रों में नाराजगी बढ़ी। रांची यूनिवर्सिटी की तरह ही झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी डिप्लोमा से लेकर बीटेक तक के विभिन्न कोर्सों की परीक्षाएं और परिणामों को लेकर गंभीर व्यवस्था देखने को मिल रहा है। इससे छात्रों के बीच भारी निराशा और आक्रोश का माहौल है। खासकर डिप्लोमा कोर्स के विद्यार्थी सबसे अधिक प्रभावित नजर आ रहे हैं। 2023-26 बैच के डिप्लोमा छात्रों की चौथे सेमेस्टर की परीक्षा सितंबर में होनी है, लेकिन तीसरे सेमेस्टर का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। इसी प्रकार 2024-27 बैच के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा होने जा रही, जबकि पहले सेमेस्टर का रिजल्ट 4 महीने बीत जाने के बाद भी जारी नहीं हुआ है। वर्किंग प्रोफेशनल के कोर्स में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। 2022-26 बैच की तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल में हो चुकी है, परंतु परिणाम अब तक लंबित है। वहीं 2023-27 बैच की अभी तक एक भी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, जिससे छात्रों में गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि आखिर ऐसी स्थिति बनने ही क्यों दी गई, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य प्रभावित हो रहा है। बीटेक रेगुलर कोर्स में भी छात्रों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा। गौ सेवा से मानव सेवा की ओर बढ़ा कदम। रांची में अन्नपूर्णा सेवा के तहत जरूरतमंदों को 10 रुपये में भोजन। गौशाला न्यास ने शनिवार से मानव सेवा की ओर भी कदम बढ़ाया है। शनिवार से रांची गौशाला न्यास के प्रांगण में अन्नपूर्णा सेवा की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत हर दिन जरूरतमंदों को मात्र 10 रुपये में रोटी, सब्जी और अचार पूरे सम्मान के साथ खिलाई जाएगी। रांची गौशाला न्यास के कार्य समिति सदस्य प्रेम मित्तल ने बताया कि समाज सेवी और व्यवसायियों के सहयोग से यह योजना चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी यह महसूस ना हो कि वह मुफ्त का खाना खा रहे हैं। जो भी लोग यहाँ आए पूरे स्वाभिमान और सम्मान के साथ खाना खाएं, इसके लिए भी न्यास 10 रुपये में भोजन उपलब्ध करा रहा है।
अन्नपूर्णा सेवा में जो अतिरिक्त खर्च आएगा उसे कई समाजसेवी मिलकर उठाएंगे। उन्होंने बताया कि हर दिन पूर्वाह 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक भोजन उपलब्ध होगा। मात्र 10 रुपये में 6 रोटी, सब्जी और अचार खाने में मिलेगा। शनिवार को पहला दिन होने की वजह से जो भी लोग पहुंचे थे उन्हें निःशुल्क भोजन दिया गया और साथ में मिठाई भी दी गई। रामगढ़ के रेलवे स्टेशन का नोटिस मिलने से दुकानदारों में हड़कंप, विरोध में बंद रही बरकाकाना की सभी दुकानें। रेलवे प्रशासन ने बरकाकाना रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण की जद में आने वाले अवैध दुकानों, खटालों व पक्का निर्माणों को हटाने का नोटिस दिया है। इसमें फुटबॉल मैदान से बजरंगबली मंदिर तक रेल की जमीन पर बने अवैध दुकानों, मकान व खटाल पर 72 घंटे में खाली करने का नोटिस चिपकाया गया है। इससे बाजार के दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। दुकानदार संघ के आह्वान पर शनिवार को बाजार की सभी दुकानें नोटिस के विरोध में बंद रही। दुकानदारों का कहना है कि वे विगत 40 वर्षों से दुकान लगाकर परिवार का भरण पोषण कर रहे। रेलवे ने आवश्यकता से ज़्यादा लोगों को नोटिस दिया है। 72 घंटे के अंदर दुकान खाली करने का निर्देश दिया गया है। दुकानदारों का कहना है कि बरकाकाना के लगभग 4 किलोमीटर में रेलवे की भूमि है। उन्हें स्टेशन परिसर से बाहर दुकान बनाकर आवंटित किया जाए, जिससे उन्हें रोजी रोटी का जुगाड़ मिल सके। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान ने दुकानदार संघ का नेतृत्व करते हुए कहा कि आगामी दिनों में कई महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार है। ऐसे में रेलवे का नोटिस देना न्याय संगत नहीं है। रेल प्रबंधन जबरन दुकान, मकान, खटाल को हटाने का प्रयास कर रहा है तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जोरदार विरोध करेगी। गिरिडीह में 2 दिवसीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन, मंत्री सुदीप कुमार सोनू हुए शामिल। गिरिडीह जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से आयोजित 2 दिवसीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ शनिवार को इंडोर स्टेडियम में किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के नगर विकास व खेल मंत्री सुदीप कुमार सोनू, गिरिडीह उपायुक्त राम निवास यादव, श्रीकांत यशवंत विश्वपुत्ते एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव और उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है, साथ ही जिले और राज्य को खेल के क्षेत्र में नई पहचान भी मिलती है। उन्होंने भरोसा जताया कि गिरिडीह से कई खिलाड़ी भविष्य में राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया रविवार से शुरू। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कार्यकारिणी समिति व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पदों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया रविवार 7 सितंबर से शुरू होगी। 7 और 8 सितंबर को चैम्बर कार्यालय में नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से कार्यालय अवधि तक जमा किए जा सकेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 8 सितंबर शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। चुनाव पदाधिकारी एवं चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष विकास सिंह और पासवान शर्मा ने बताया कि नामांकन शुल्क 5,000 रुपये तथा उस पर 18% GST अतिरिक्त देना होगा। सभी नामांकनों की जांच 8 सितंबर को शाम 4 बजे से की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वे डायरेक्ट सदस्य जिन्होंने कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता पूरी कर ली है चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं। प्रत्याशी को अपने नामांकन पत्र के साथ वैध डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIR2 और DIR8 फॉर्म संकलन करना अनिवार्य होगा। बिना वैध DIN नंबर या सदस्यता शुल्क बकाया रहने की स्थिति में नामांकन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। झारखंड के अजीत नाग का भारतीय रग्बी टीम में चीन में दिखाएंगे दम। एक दौर था जब झारखंड की पहचान सिर्फ हॉकी के लिए होती थी। बाद में तीरंदाजों ने जलवा बिखेरा, लेकिन खेल की दुनिया में झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोहरात दिलाई महेंद्र सिंह धोनी ने। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपने टैलेंट का लोहा मनवा कर झारखंड को गौरव दिलाई। अब झारखंड के खिलाड़ी अलग अलग खेल प्रतिस्पर्धाओं में मुकाम हासिल कर रहे हैं। इसमें एक नाम जुड़ा है अजीत नाग का। रग्बी के मैदान पर अपनी चमक बिखेर रहे झारखंड के रग्बी खिलाड़ी अजीत नाग ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। भारतीय टीम ने उनका चयन चीन में होहट में आयोजित एशिया रग्बी अमीरात अंडर 18 चैंपियनशिप के लिए किया गया है। यह प्रतियोगिता 13 और 14 सितंबर को चीन में होगा। अजीत नाग का चयन अंडर 18 नेशनल चैंपियनशिप के दौरान राष्ट्रीय शिविर के लिए किया गया था। पिछले 7 अगस्त से कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय शिविर में उन्होंने प्रशिक्षण हासिल कर अंतिम 12 में अपना स्थान सुनिश्चित करने में सफल रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चयन के लिए मंत्री ने की राय मसूरी। कहा, राहुल गांधी के मुद्दों को गांव तक पहुंचाने की चल रही कवायद।
कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया चल रही। राहुल गांधी के निर्देशानुसार धनबाद में जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर नियुक्त मुख्य पर्यवेक्षक सह कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और पर्यवेक्षक विधायक दिनेश गुर्जर एक्टिव हैं। वे कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी राय लेने में जुटे हैं। 3 सदस्यीय टीम अब तक धनबाद के 10 प्रखंडों का दौरा कर चुकी है। वहीं 8 सितंबर तक टीम धनबाद पहुंचेगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संगठन को गांव-गांव तक मजबूती देने के लिए संगठन सर्जन कार्यक्रम के तहत अपनी कवायद तेज कर दी है। इसी संगठन सर्जन कार्यक्रम की कड़ी में धनबाद जिला अध्यक्ष का चयन प्रक्रिया जारी है। जिला अध्यक्ष के पद के लिए कांग्रेस पार्टी से 27 दावेदार सामने आए हैं। इस बार जिला अध्यक्ष का चयन संगठन के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की राय से होगी। धनबाद में 2 दिनों से कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी कार्यकर्ताओं के बीच जाकर राय मशवरी कर रही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश में वोट चोरी की जा रही है, ऐसे में बूथ अध्यक्ष को वोट चोरी कैसे रोके, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। 14 सितंबर को जिला अध्यक्ष के चयन की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी जाएगी। यह सिर्फ एक पद भरने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आने वाली चुनौतियों की एक तैयारी भी है। राहुल गांधी के मुद्दों को गांव-गांव तक पहुंचाना है। गांव तक संगठन मजबूत हो, हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। धरती आबा जनजातीय फिल्म महोत्सव पहली बार झारखंड में होगा आयोजन। राज्य सरकार करेगी मेजबानी। राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी हित में झारखंड एक बड़े आयोजन का गवाह बनने जा रहा। यहां अगले महीने यानी अक्टूबर में राज्य का पहला धरती आबा जनजातीय फिल्म महोत्सव होने जा रहा, जिसमें सिनेमा के जरिए आदिवासी जीवन, परंपराओं और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए आदिवासी समुदाय की कहानियां एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी। देश के अलग अलग क्षेत्रों की आदिवासी जीवन शैली, कथाओं और सांस्कृतिक अनुभवों को प्रदर्शित करने के लिए फिल्में आमंत्रित की जा रही। स्थानीय भाषाओं में फिल्म बनाने वाले अनिल सिकदार ने बताया कि इस महोत्सव को लेकर युवाओं में खासा रुझान दिख रहा। आदिवासी भाषाओं में फिल्म बनाने वाले अनिल सिकदार ने बताया कि इस महोत्सव को लेकर युवाओं में खासा रुझान दिख रहा। आदिवासी जीवन शैली और उनसे जुड़ी कहानियों पर फोकस करते हुए फिल्म तैयार की जा रही। दूसरे आदिवासी बहुल राज्यों के फिल्म मेकर भी इस महोत्सव का गवाह बनने के लिए बेकरार है। बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहा। खास बात यह है कि 31 दिसंबर 2020 के बाद बनाई गई फिल्म को ही प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।